हेलो फ्रेंड्स। वेलकम टू आवर शो। जैसा कि आपको पता है कि आजकल मार्केट में काफी सारे इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस अवेलेबल हैं। बहुत सारे डाउट्स भी रहते हैं एक आम आदमी के कि किस तरीके से एक नॉर्मल एज तक उसको एक 1 करोड़ तक कमाया जाए, कौन से एक सही सूटेबल प्लान से जिनमें इन्वेस्ट करना चाहिए। तो ऐसे ही सारे टॉपिक्स पे डिस्कस करने के लिए आज हमारे साथ हैं इन्फिनिटी फाइनेंस के सीईओ मिस्टर पंकज खंडेलवाल। हेलो सर। हेलो। हाँ जी। वेलकम टू आवर शो सर। थैंक यू। तो सर अगर स्टार्ट करें, जितना हम लोगों ने आर एन डी किया आपके बैकग्राउंड के बारे में, तो कब आपने डिसाइड किया एज ए एंटरप्रेन्योर ही मेरे को कंटिन्यू करना है? साहिल भाई, यात्रा बहुत पहले से स्टार्ट हो गई थी। 2002-3 के आसपास कुछ कंपनियों में मैंने वर्क किया। केपी ऑटोमोटिव, यूरेका फॉर्ब, बिरला सन लाइफ। वहां से कुछ एक्सपीरियंस लेने के बाद में 2011 में इन्फिनिटी का मैंने इनकॉर्पोरेशन किया। और हम्म। वहां से ये यात्रा की शुरुआत हुई। हम्म। स्टार्टिंग में बेसिकली टैक्स मैनेजमेंट से स्टार्ट किया हमने। पैन कार्ड, आईटीआर, फॉर्मलाइजेशन, उससे धीरे धीरे इंक्रीज करते हुए इंश्योरेंस पे आए। और अभी हम लोग वेल्थ मैनेजमेंट पे काफी अच्छा अपना होल्ड बना रखा है। उस पे लोगों को गाइडेंस देते हैं। दैट्स ऑल। सर मतलब कहने का मतलब अपन कह सकते हैं कि आप एज ए कंसल्टेंट वर्क करते हैं बिजनेसेस के साथ में, फाइनेंस कंसल्टेंट। राइट, यू कैन से। तो सर थोड़ा सा आप डिटेल में समझाएंगे प्लीज इसको। देखिए, इसमें क्या होता है, एक होता है म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, एक होता है फाइनेंशियल प्लानर। बहुत सारा डिफरेंट ना। डिस्ट्रीब्यूटर का काम होता है म्यूचुअल फंड बेचना। उनका काम एडवाइजरी का नहीं होता है। दूसरे होते हैं फाइनेंशियल प्लानर, जिनका काम एडवाइजरी का होता है, बट वो म्यूचुअल फंड बेच नहीं सकते हैं। तो हमारे पास में कोर टीम है जिसमें हम लोगों ने इन सभी को जोड़े हुए हैं, ताकि कहीं पर भी कोई गैप नहीं रह जाए। तो अगर हमारा आज का जो फोकस रहने वाला है, तो मैं केवल इस पे फाइनेंस पर ही डिस्कशन करने वाला हूँ, इन्वेस्टमेंट पर ही डिस्कशन करने वाला हूँ। अदरवाइज हम लोग थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाएंगे इंश्योरेंस और बाकी सब्जेक्ट को, तो उनको थोड़ा बिल्कुल। सा साइड करते हुए केवल हम फोकस करने वाले हैं इन्वेस्टमेंट पर। तो जैसा मैं बता रहा था, एक होता है म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, उसका काम होता है म्यूचुअल फंड बेचना। हम्म। वो केवल बेचेगा। ठीक है। दूसरा होगा फाइनेंशियल प्लानर, जिसका काम होगा एडवाइजरी का। तो आपको यहाँ इस प्लेटफॉर्म पर एडवाइजरी भी मिलेगी। इसी प्लेटफॉर्म पर अगर आपको अपना म्यूचुअल फंड या और कोई इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहते हैं, तो वो ऑप्शन भी आपको मिल जाएंगे। हम्म। तो दैट इज। सर अब तक की आपकी जर्नी में आपने काफी सारे क्लाइंट्स के साथ में काम किया है, right? तो क्या उनके मेनली गोल्स रहते हैं और क्या मतलब वो चैलेंज एक फेस करते हैं? साहिल भाई, गोल्स बड़े लेके आते हैं कि मुझे 1 CR चाहिए, 10 CR चाहिए, बट दिक्कत क्या आती है कि पेशेंस नहीं है, टाइम नहीं है। मुझे करोड़पति बनना है आज के आज ही, एक दिन में, 2 दिन में करोड़पति बनना है। तो वो क्या है, वो 21 दिन में करोड़पति वाला फंडा है, एक्चुअल में चलता नहीं है, वो फिल्मों हम्म। तक ही सीमित है। ठीक है। और फिर बिल्कुल। कुछ ऐसे आते भी हैं लोग मार्केट में जो इस तरह का ऑप्शन रखते हैं कि हम बहुत कम टाइम में आपको करोड़पति भी बना देंगे। बट वो उतने टाइम तक वो रह पाते हैं मार्केट में, वही बहुत बड़ी बात है। हम्म। देखिए, हर चीज का एक सिस्टम है। और उस चीज को उस सिस्टम के साथ में, उस सिस्टम के तरीके से ही फॉलो किया जाए, तो आपके सक्सेस होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो हम्म। करोड़पति बनना आज हर एक युवा की खास तौर से बहुत बड़ी ख्वाहिश है कि हाँ सर, मैं जल्दी से करोड़पति बन जाऊं। लेकिन हम्म। उसके लिए उसके पास में टाइम भी होना चाहिए, पेशेंस भी होना चाहिए, स्ट्रेटजी होनी चाहिए। और वो सब चीजें हम लोगों को बताते हैं, गाइड करते हैं कि आपके पास में कितना आ जाए। ये हमारी एमएसएस टीम का काम है बेसिकली, उनके साथ में मीटिंग करके उन्हें बताना कि आपके पास में कितना टाइम है और कितने टाइम के लिए कितना इन्वेस्टमेंट करेंगे तब हम करोड़पति बन जाएंगे। हम्म। उदाहरण के साथ में, अगर आंकड़ों के साथ में अगर बात करें अपन, तो लेट्स सपोज कोई 10,000 रुपए की एसआईपी शुरू करना चाहता है, तो हम्म। उसको करोड़पति बनने में लगभग 18 से 20 साल लग जाएंगे, अगर 15% का रिटर्न भी हम अज्यूम करते हैं तो। हम्म। अब वो 15% से ज्यादा रिटर्न निकाल दिया मार्केट ने, तो हो सकता है कि वो जल्दी करोड़पति बन जाए। और मार्केट से अगर 12%, 13% रिटर्न निकला, तो हो सकता है 20 की जगह 22-25 साल भी लग जाए। तो हम्म। ये एक सिंपल कैलकुलेशन है। हम्म। प्लीज। तो सर अगर अपन बात करें अभी के मार्केट सिनेरियो की, तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि अभी ये सही टाइम है इन्वेस्ट करने का, अभी ये सही टाइम नहीं है इन्वेस्ट करने का। तो एज ए एडवाइजर आपके हिसाब से सही टाइम क्या है? इन्वेस्टमेंट के लिए कोई भी टाइम खराब होता ही नहीं है, पहली चीज। ठीक है। दूसरा, आपको उस चीज का अवलोकन करना आना चाहिए, आपको उसका एनालिसिस करना आना चाहिए कि इस समय मेरे लिए कौन सा ऑप्शन बेस्ट है इन्वेस्टमेंट के लिए।
ठीक है, अच्छा। अगर हम म्यूचुअल फंड की ही बात करें तो हम्म। वैरायटीज है काफी सारी, स्मॉल कैप भी है, मिड कैप भी है, लार्ज कैप भी है, हाइब्रिड, बहुत सारे और भी फंड्स हैं। हर एक फंड को उसके टाइम जोन के अकॉर्डिंग बनाया गया है कि आपको कौन से टाइम पर कौन सा फंड लेना चाहिए। हम्म। ठीक है, हर एक इन्वेस्टमेंट का एक फेज आता है, कभी प्रॉपर्टी बूम पर होती है, कभी हम्म। गोल्ड होता है। तो आपको बस उन चीजों को देखना है कि अभी वाला जो टाइम है वो टाइम कौन से इन्वेस्टमेंट के लिए बेस्ट है। तो हम्म। अगर आज की डेट में म्यूचुअल फंड की ही अगर हम बात करें तो जो मार्केट बिल्कुल टॉप पर है, जो हम मान रहे हैं, देख रहे हैं, एक्सेप्ट भी कर रहे हैं, उसके हिसाब से स्मॉल कैप के लिए कोई भी रिकमेंड नहीं करेगा। तो हम्म। आपको थोड़ा सा आपको डीप स्टडी करनी है कि कौन से फंड्स में मैं जाऊं, कौन से में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि नहीं जाना चाहिए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट। हम्म। सर, एक आइडियल वे क्या होना चाहिए इन्वेस्टमेंट या फाइनेंस प्लानिंग का, कि एक मेरे को नॉमिनल टाइम के अंदर अपना माइलस्टोन में टच कर सकूं। फॉर एग्जांपल, राइट। अगर मैं कैलकुलेशन के हिसाब से लेता हूँ 1 CR, राइट, तो मेरा अगर एज अभी 20s में है, 2025 में है, तो मेरा क्या पाथ होना चाहिए और मैं कब तक उसको अचीव कर सकता हूँ एक नॉमिनल रिस्क इन्वेस्टमेंट प्लान के साथ में। बिल्कुल। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपके पास टाइम कितना है। अब जैसे आपने बताया कि एज अगर 20 है तो हम्म। आपके पास में टाइम ही टाइम है, क्योंकि ठीक हम है। एक एवरेज एज पकड़ते हैं 60। कि ठीक 60 है। के बाद में फिर इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा बंदा, जो इन्वेस्टमेंट किया उसको एंजॉय करेगा, क्या जिंदगी हम्म। भर इन्वेस्ट थोड़ी करता रहेगा। बिल्कुल। ठीक है, तो 60 तक अगर हम टारगेट कर रहे हैं तो हमारे पास में अगर एज है 20 तो हमारे पास में 40 साल का टाइम है। तो हम्म। 40 साल के लिए हम अगर हाई रिस्क पर भी अगर जाते हैं तो भी कोई बुरी बात नहीं है। मतलब हाई रिस्क वाला अगर हमारा पोर्टफोलियो ज्यादा हो, सौ हम्म। रुपए में से अगर मैं 60 70 या 80 रुपए भी अगर हाई रिस्क पे लगा हम्म। रहा हूँ तो भी मैनेजेबल है। हम्म। और ये रेशियो फिर धीरे धीरे कम हो जाता है जैसे जैसे आपकी एज इंक्रीज होती है। हम्म। अगर कोई 50 साल का 55 साल का व्यक्ति मेरे पास में आएगा और वो मुझसे पूछेगा कि क्या मैं हाई रिस्क में लगाऊं, तो मैं बिल्कुल कमेंट नहीं करूंगा। हम्म। मतलब ही नहीं बनता कि आपके पास में टाइम बहुत कम है। लिमिटेड बचा है। बिल्कुल। हम्म। और सर, अगर अपन बात करें एक एज की, तो अगर मैं, जैसे हम्म। अभी आपने बताया, अगर मैं 25 26 का हूँ, राइट, तो मेरे को मंथली कितना इन्वेस्ट करना चाहिए और वो कौन से प्लान्स हो सकते हैं एज पर करंट मार्केट सिनेरियो, जिससे कि मैं उस माइलस्टोन तक पहुंच पाऊं। राइट। देखिए, कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहिए उसका जवाब बहुत सालों पहले चाणक्य नीति में दे दिया गया था। क्या लिखा था वहां पर कि आपको अपनी आमदनी का 30% इन्वेस्ट करना चाहिए। वहां ये नहीं ठीक है। लिखा था कि 30% म्यूचुअल फंड में करना चाहिए, आप हम्म। कहीं पर भी करो, लेकिन तीस ओवरऑल टका आपको इन्वेस्टमेंट इन्वेस्ट, आपका 30% होना चाहिए। राइट, थर्टी ओके। परसेंट आपको अपनी इनकम का इन्वेस्ट करना चाहिए। ठीक है। दूसरा नियम क्या है फाइनेंशियल प्लानिंग का? डाइवर्सिफिकेशन। आपको कभी भी अपना पैसा एक जगह इन्वेस्ट नहीं करना है, उसको आपको डाइवर्सिफाई करना है, अलग अलग जगह लगाना है। उसका बेनिफिट क्या मिलता है कि अगर कहीं पर एक इन्वेस्टमेंट हमारा गलत डिसीजन हो भी गया तो बाकी की जो 6 जगह हमने अलग लगाया है हम्म। वहां से हमको जो रिटर्न मिलेगा वो हमारे इस इन्वेस्टमेंट वाले लॉस को कवर कर देगा। हम्म। लोग अक्सर क्या करते हैं कि जहां हमें हाई रिटर्न्स आते दिखते हैं हम्म। वहां हमने लगा दिया, क्रिप्टो करेंसी में पूरा पैसा लगा दिया कि हम्म। वहां से तो हम 24 घंटे के अंदर ही डबल कर लेंगे, ट्रिपल कर लेंगे। और पता लगा 24 घंटे बाद में आपका जो प्रिंसिपल था वो 10% रह गया। हम्म। तो इसलिए डाइवर्सिफिकेशन बहुत जरूरी है। हम्म। सर, बहुत तो सारे आपको लोगों को हो सकता जी है कि ये टर्म म्यूचुअल फंड मार्केट, शेयर मार्केट, ये थोड़ा सा डिटेल में बता सकते हैं सर? बिल्कुल। देखिए, शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड दोनों का पैटर्न अलग अलग है। ठीक है। पैसा एक ही जगह जाने वाला है। हम्म। आप अगर डायरेक्ट इक्विटी में परचेज कर रहे हैं तो भी पैसा वहीं जाएगा, हम्म। और आप डायरेक्ट इक्विटी में नहीं करके म्यूचुअल फंड के माध्यम से परचेज कर रहे हैं तब भी पैसा वहीं जा रहा है। और ओके। सरल उदाहरण के साथ समझते हैं इसको। आज एमआरएफ का शेयर है, ठीक है। ठीक है, अब मुझे तो 1.5 लाख से भी ऊपर नहीं है, मेरे पास में इतना अमाउंट नहीं है कि मैं उसे हम्म। परचेज कर सकूं। तो हम्म। मैंने ऐसा क्या किया कि मैंने साहिल भाई को भी अपने साथ में ले लिया और हम्म। 10 लोगों को साथ ले लिया, और सब लोगों का एक ग्रुप बना के और वो पैसा इकट्ठा करके और एमआरएफ के शेयर में डाल दिया। अब हम्म। मैंने 10,000 रुपये लगाए थे, हम्म। आपने लगाए थे 15,000 रुपये, किसी और ने लगाया 20,000 रुपये, उनके उस रेशो में उनको यूनिट दे दी कि भैया ठीक जैसे ही है। शेयर की वैल्यू इंक्रीज होगी आपकी यूनिट वैल्यू उसी रेशो में इंक्रीज हो ठीक जाएगी। है। तो ये मेथड चलता है बेसिकली शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड का। ओके। मतलब कह सकते हैं कि इनडायरेक्ट मैनर है म्यूचुअल फंड मार्केट में अमाउंट डालने का, और डायरेक्ट बिल्कुल। इन्वेस्टमेंट करना है तो स्टॉक्स बाय कर सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल, बस वहां पर लेकिन आपके पास में समय और नॉलेज का होना बहुत जरूरी है बहुत अगर सही। आप डायरेक्ट इन्वेस्टर बनना चाहते हैं।
आप अपने व्यवसाय को छोड़ के इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, आपके पास में नॉलेज नहीं है तो आप अपना पैसा जला बैठेंगे। तो ऐसे में फिर सुविधाजनक होता है म्यूचुअल फंड, कि अपन ने म्यूचुअल फंड में एक फंड मैनेजर है, उसके थोड़ा सा ट्रस्ट करते हुए अपन ने उसको पैसा दे दिया, 10,000 20,000 रुपये महीने के हिसाब से या लमसम में लाख 2 लाख जो भी अपने बनता है, उसको वो मैनेज कर रहा है, उसको वो इंक्रीज करने का काम कर रहा है। क्या क्या काम होता है सर, अगर अपन बात करें एक फंड मैनेजर की प्रोफाइल का, तो क्या हम्म। एग्जैक्टली दे आर डूइंग? तो फंड मैनेजर का काम होता है आपके फंड को मैनेज करना, आपकी वेल्थ को क्रिएट करना, डबल करना, इंक्रीज करना, और ठीक है। उसी के ऊपर उसकी गुडविल, उसकी सैलरी और बाकी सब चीजें डिपेंड करती हैं। हम्म, अगर किसी फंड मैनेजर ने परफॉर्म नहीं किया, उसके फंड ने परफॉर्म नहीं किया, तो हम्म, डेफिनेटली उसको आगे आने वाले जो चांसेस हैं वो उसको मिस कर देगा, रुक जाएंगे। ठीक हम्म, है, तो हर एक, अच्छा फंड मैनेजर कोई ऐसा नहीं है कि किसी ने एग्जाम दिया और वो सीधे ही फंड मैनेजर बन गया, उसके लिए काफी लंबी तपस्या है, काफी लंबा एक्सपीरियंस चाहिए होता है, और उसके बाद में जाके किसी कंपनी में वो फंड मैनेजर बन पाता है। क्योंकि फंड मैनेजर के पास में कोई लाख 2 लाख या 2-5 करोड़ रुपए का फंड नहीं होता है, हजारों करोड़ रुपया उसको मैनेज करना होता है, तो बेसिकली काफी हाई रिस्क प्रोफाइल है। बिल्कुल। और सर इन दिनों अपन देखें तो काफी सारे स्कैम्स भी मार्केट में बाहर आ रहे हैं। तो बिल्कुल। मतलब एक आम आदमी के प्रोस्पेक्ट में सोचूं तो थोड़ा सा एक ट्रस्ट लेवल होता है ना सर मार्केट के ऊपर, वो थोड़ा सा हिल जाता है। तो उस सिचुएशन में इंसान को किस तरीके से डील करनी चाहिए? अब देखिए, दोनों ही चीजें हैं, आपको रिस्क लेना ही पड़ेगा गेन के लिए। या तो आप एफडी करवा लीजिए, वहां पर आपको कहीं कोई रिस्क नहीं है, अपना पैसा वहां पर आप रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। हम्म, ठीक है, या फिर आपको अगर थोड़ा सा रिटर्न ज्यादा लेने पड़ेंगे तो थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ेगा। हम्म, हालांकि हमारी गवर्नमेंट इसके ऊपर काफी काम कर रही है, साइबर सेल जो बने हैं, सिक्योरिटीज के काफी सिस्टम अपग्रेड भी हुए हैं। आप बिना ओटीपी के कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ना आपका कोई म्यूचुअल फंड अकाउंट खुलेगा, ना आप इक्विटी ट्रेडिंग कर सकते हैं, कोई भी इवेंट करने के लिए आपके पास में ओटीपी आएगा। और हम्म, ओटीपी एक तरह से प्रमाण है कि आपकी उसमें सहमति है, वो काम करने के लिए आप सहमत है, तभी आप ओटीपी शेयर कर रहे हैं। हम्म, बहुत रेयर है कि कोई बिना ओटीपी के कोई स्कैम करे, क्योंकि वो स्कैम जो हो रहे हैं वो बेसिकली हमारी कहीं ना कहीं लापरवाही की वजह से हो रहे हैं। कि हमारे पास में कोई कॉल आता है कि मैं फला फला बैंक से बात कर रहा हूँ, आपको ओटीपी गया है तो आप दे दीजिए, और हमने दे दिया तो फिर तो हो गया गड़बड़। तो हमें थोड़ा सा अवेयरनेस की जरूरत है, हमें अवेयर होना पड़ेगा। मतलब स्कैमर्स अपना काम कर रहे हैं, अब हमें अपने काम करने की जरूरत है। कैसे बचा जा सकता है सर इन सब चीजों से? मतलब क्या एक माइंडसेट और क्या एक प्लान होना चाहिए? सर, सिंपल सी थ्योरी है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि आप अगर मेरी कनेक्टिविटी में है तो ही आप मुझे ओटीपी दें। आपके लिए अगर पॉसिबल हो, मैं अपने इन्वेस्टर्स को यही बोलता हूँ कि पहली बार इन्वेस्टमेंट अगर आप कर रहे हैं तो आप आए ऑफिस में, ऑफिस में आके ही आप अपना इंटरेक्शन के साथ में अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करें। ये नहीं कि कई लोगों का ऐसा है कि मेरे पास में तो टाइम है नहीं तो फोन पे कर दो। अब नहीं है तो फिर ठीक है, करेंगे, फोन पे भी करेंगे, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी यही होनी चाहिए कि आप ऑफिस में आए बैठे, ताकि आप उन चीजों को समझ सके कि हम्म, बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है। उसके बाद में फिर स्कैम होने के रेशियो अपने आप कम हो जाता है, क्योंकि आपको पता है कि ये पैटर्न है, ऐसे ही होना है, और कोई थर्ड पर्सन कॉल करेगा नहीं आपको, अगर कर रहा है तो वहां पर कोई ना कोई डाउट है। हम्म, तो बेसिक फंडा यही है। हम्म। सर अगर अपन अभी आपने डिस्कस किया ऑफिस का, ऑर्गेनाइजेशन का, तो किस तरीके से मार्केट से एक अलग अपनी पोजीशन रखता है इनफाइनिटी फाइनेंस? छोटे से एग्जांपल के साथ मैं बात करता हूँ। एसआईपी, ठीक है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। बहुत सारे म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, कई और ऑर्गेनाइजेशन हैं जो एसआईपी करवाते हैं अपने क्लाइंट्स की। हम्म, ठीक है, बेसिकली होता क्या है कि आपके मैं किसी क्लाइंट के मतलब एडवाइजर के पास जाता हूँ, मैंने एक एसआईपी करवाई, 2,000 5,000 10,000 रुपए महीने से अपनी एसआईपी स्टार्ट कर ली। अब एसआईपी की डेट है मेरी 25 तारीख। हम्म, 25 तारीख को उस बंदे की तरफ से मुझे रिस्पॉन्स नहीं आएगा, डायरेक्ट एएमसी की तरफ से मेरे पास में मैसेज या मेल आएगा। हम्म, आता है सामान्यतः कि मैंने आईसीआई के थ्रू अगर इन्वेस्टमेंट किया है, आईसीआई के स्मॉल कैप में या किसी और फंड में डाला है, तो मुझे आईसीआई की तरफ से 1 दिन 2 दिन पहले रिमाइंडर आ जाएगा कि 25 तारीख को आपकी एसआईपी की डेट है। लेकिन हम्म, यूजुअली जो एडवाइजर है, जो हम्म, डिस्ट्रीब्यूटर है, उसकी तरफ से मेरे को ऐसा कोई रिमाइंडर नहीं रिसीव होता है, बिल्कुल, जो मैंने अभी तक जो सर्वे किया है बाकी लोगों बिल्कुल, के इन्वेस्टर्स के साथ में। हम्म, हम लोगों की यूएसपी है कि हम लोग डिपेंड नहीं रहेंगे आईसीआई या मतलब किसी भी एएमसी के ऊपर। वो भेज रहे हैं अपना इंफॉर्मेशन, वो अच्छी बात है,
बट हमारी तरफ से पर्सनल एक व्हाट्सएप भी आपके पास में आता है अच्छा। कि सर अपना बैलेंस मेंटेन रखें, कल आपके खाते से पैसा निकलेगा, इतना रुपया निकलेगा। हम्म। स्पेशल रिक्वेस्ट होती है क्लाइंट की कि सर मैं तो कई बार व्हाट्सएप भी चेक नहीं कर पाता हूँ, आप मुझे कॉल करवा दिया करें। तो एक सेपरेट डिवीजन हमारा बैठा है केवल कस्टमर सर्विस के लिए, जो आपको कॉल भी करके आपको इन्फॉर्म करेगा कि सर कल आपकी एसआईपी की डेट है, प्लीज मैनेज रखिएगा। हम्म। फिर भी फिर भी ये होता है कि अगर हम 200 कॉल डेली के करवा रहे हैं तो भी 30 लोगों का 25 लोगों का बाउंस हो जाता है। अब हम्म। हो सकता है कि कोई फंड का इशू रहा हो, कोई टेक्निकल ग्लिच आ गया हो, कोई और बात हो। हम्म। तो यहाँ पर फिर हमारा काम रुकता नहीं है, फिर हम उनको वापस फॉलोअप में लेते हैं कि सर किसी टेक्निकल कारण से आपका अमाउंट जमा नहीं हो पाया है, तो हम्म। हम लोग आपको वापस से उसका पेमेंट लिंक शेयर कर रहे हैं ताकि आपकी एसआईपी कंटिन्यू हो हम्म। सके। ये एक छोटा सा एग्जांपल दिया है। इसके अलावा बहुत सारे इस तरह के वर्टिकल्स हैं, बहुत सारे इस तरह के यूएसपीज हैं जो इन्फिनिटी ही कर रहा है। हम्म। सर, अगर मान लो मेरा कोई डीमेट अकाउंट नहीं है, बट स्टिल अगर मैं ट्रेडिंग करना चाहता हूँ या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, तो क्या ये पॉसिबल है? म्यूचुअल फंड के लिए डीमेट अकाउंट होना जरूरी नहीं है, लेकिन डायरेक्ट ट्रेडिंग के लिए आपका डीमेट अकाउंट होना बहुत आवश्यक है। बिना डीमेट के आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते हैं। ठीक है। सर, अगर आपकी एंटरप्रेन्योर जर्नी की अगर अपन बात करें, तो क्या एक एडवाइस हो सकती है, क्या आप एक क्या कह सकते हैं अपन उसको, एक गाइडेंस दे सकते हैं जो न्यू एंटरप्रेन्योर्स हैं, स्पेशली इन द कंसल्टेंसी उसमें, तो वो आपके हिसाब से क्या होनी चाहिए? कई बार इस तरह के लोग आते हैं कि सर मैं कुछ नया स्टार्ट करना चाहता हूँ, क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा है। कभी भी किसी की एडवाइस पर बिजनेस स्टार्ट ऐसे मत करो कि भाई आप बता दो तो मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। सबसे पहला जरूरी है आपका उस चीज में इंटरेस्ट। हम्म। दूसरा जरूरी है आपका उस चीज में अनुभव। हम्म। आपका इंटरेस्ट ही नहीं है, मैंने कह दिया कि साहब आप भी म्यूचुअल फंड बेचना चालू कर दो, अगले का इंटरेस्ट ही नहीं है, तो वो हम्म। नहीं सक्सेस हो पाएगा। दूसरी चीज उसको उसका अनुभव भी नहीं है। अब हम्म। अनुभव तो चलो ठीक है, नया स्टार्ट करना चाहता है तो अनुभव तो कहाँ से आएगा, लेकिन अगर अनुभव भी है तो हमें उसी अनुभव को ही कंटिन्यू करके अगर आगे बढ़ते हैं तो ज्यादा ठीक रहेगा। अभी मैं पिछले 10 साल तो एफएमसीजी फील्ड में था, और हम्म। अब मैं सडन ही इंश्योरेंस में आ गया। फिर 2-5 साल इंश्योरेंस करके फिर मैं वापस कपड़ों में चला गया, क्लॉथिंग में चला गया। सक्सेस के रेशो बहुत कम रहेगा उसके उसमें। तो आपको एक चीज पकड़नी है और उसको पकड़ के रखना है। ये हम्म। नहीं कि अब उसमें बिजनेस थोड़ा सा साथ में नहीं चल रहा है, उतना रिटर्न नहीं मिल रहा है जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था, इसको मूव ऑन करते हैं, दूसरा पकड़ लेते हैं। दिक्कत आएगी। हम्म। सर, एट द एंड क्या एडवाइस आप हमारे यूजर्स को देना चाहेंगे इन्वेस्टमेंट को लेकर? सबसे पहले तो हमारा एक बहुत ही जो कॉमन मैंने देखा है सभी इन्वेस्टर्स का, कि मेरी आमदनी लाख रुपए है। हम्म। अब पहले तो मेरी ईएमआई जो मैंने इकट्ठी कर रखी, गाड़ी भी उधार की है, हम्म। मकान भी उधार का है, बिजनेस भी कर रहा हूँ तो वो भी लोन पे चल रहा है। तो वो जो असेट जो हमने इकट्ठी कर रखी है वो पहले चुकाना जरूरी है। तो उनका एक अमाउंट तय कर लिया कि लाख रुपए में से मेरे 25,000 30,000 रुपए तो ईएमआई के जाने वाले हैं। उसके बाद फिर मेरे घर के खर्च और बाकी सब चीजें हैं, मेरा मनोरंजन भी उसमें आ गया, घूमना फिरना भी है, वो भी सब आ गया। ठीक है, उसके बाद कुछ बचेगा तो मैं सेविंग में डालने की सोचूंगा। ये एक मानसिकता होती है लगभग सभी लोगों की, लगभग इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सबका नहीं होता है, मतलब हम्म। 90-95% मान सकते हैं, क्योंकि जो लोग आते हैं उन्हीं का मैं फीडबैक दे रहा हूँ। होना क्या चाहिए कि पहले मैंने अपनी बचत निकाल ली, लाख रुपए में से मेरे को 10,000 20,000 जो भी निकालना ना पहले निकाल लिया। अब जो मेरे पास 80,000 बचा है उसे अपनी आमदनी मानते हुए फिर खर्च तय करना है। हम्म। अब उस 80,000 रुपए में से मेरे को अपने हाउसिंग लोन और बाकी सब किस्तें निकालनी है। उसके बाद जो बचा उससे घर खर्च और बाकी मनोरंजन की चीजों पर व्यय करना है। तो थोड़ा सा स्ट्रेटजी को चेंज करने की आवश्यकता है। थोड़ी सी जो हमारी प्लानिंग है वो गड़बड़ है। आज भी रिटर्न भरते समय ये देखता हूँ कि 55 साल के आ रहे हैं भाई साहब रिटर्न भरवाने के लिए, और जब उनका इन्वेस्टमेंट वाला जो प्रोपोर्शन है उसमें जब उनसे पूछा जाता है कि साहब इन्वेस्टमेंट कितना है, तो भाई साहब इन्वेस्टमेंट तो कुछ नहीं है। मतलब हम्म। 55 साल में भी उसने कुछ नहीं किया तो क्या मतलब, पूरा टाइम ही खराब करा है। तो इसलिए इन्वेस्टमेंट की जर्नी तो आपकी उस दिन से शुरू हो जानी चाहिए जिस दिन से आपकी इनकम की जर्नी शुरू होती है। अगर हम्म। आप 20 साल के हैं, 18 साल के हैं, आपने नौकरी कर ली कोई छोटी सी 5,000 10,000 महीने की भी, तो भी आपको 1,500 रुपये निकालने की शुरुआत कर देनी चाहिए, क्योंकि निवेशक स्वभाव है और वो स्वभाव जितना जल्दी आ जाएगा उतना बेहतर है। बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर, अपना
कीमती समय हमको देने के लिए। और हम आपका आभारी हूँ साहिल जी, आपने अपने प्लेटफॉर्म पर मुझे जगह दी और मुझे आपका कीमती समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और हम यही आशा करते हैं कि ये इंफॉर्मेशन थोड़ा सा उसका फायदा उठा पाए हमारे यूजर्स। बिल्कुल। चलिए सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।